10th भौतिक विज्ञान, प्रकाश का परावर्तन। फर्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम चित्र के माध्यम से समझेंगे कि ये आपतित किरण है। आपतित मतलब गिरने वाली, और ये परावर्तक तल है। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक तल से टकराकर जिस माध्यम से वो जारी आ रही थी, वायु मान के चलते हैं कि वायु माध्यम में आ रही थी, तो टकराने के पश्चात वायु में ही वापस जा रही है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर वापस परावर्तक के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौटती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण गिरती है उसको आपतित किरण, और टकराने के पश्चात जो निकलती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर टकराती है उसको आपतन बिंदु, और उसी पर एक अभिलंबित किरण गिरती है जिसे बोलते हैं अभिलंब। तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं जिसको बोलते हैं आपतन बिंदु। परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतन कोण। आपतन कोण आई, क्या बोलते हैं इसको? आपतन कोण। और आर को बोलते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो परावर्तन के दो नियम हैं, एक तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, तो कोण आई का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा? आर के। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों भी एक ही तल में होते हैं, अर्थात एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। परावर्तन के पश्चात प्रकाश का वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अर्थात कह सकते हैं कि जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसमें वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, जबकि तीव्रता घटती है। तीव्रता में परिवर्तन होता है, परंतु वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि परावर्तन सघन माध्यम से विरल माध्यम में होता है तो कला पाई से परावर्तित हो जाती है, अर्थात 180 डिग्री का इसमें परावर्तन होता है। यदि परावर्तन सघन माध्यम से होता है तो कला 180 डिग्री से परावर्तित हो जाती है। समतल सतह से परावर्तन। समतल सतह से जो परावर्तन होते हैं, समतल सतह द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है, पार्श्विक व उल्टा आकार में वस्तु के बराबर और दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी जाती है।
नेक्स्ट टॉपिक है कि वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। अगर हम नॉर्मली प्रतिबिंब की बात करते हैं तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है। अब ये प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। यदि परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब, यदि ये वास्तव में नहीं मिलती हैं तो इनको आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ये हम दर्पण लिया है, वो भी समतल दर्पण है। इसमें दो प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं, ये पहली किरण है और ये दूसरी किरण। टकराने के पश्चात वो आई पर कट करती हैं और जिस बिंदु पर कट करती हैं और वो दर्पण के आगे बन रही हैं तो ये बना है हमारे पास आभासी वास्तविक प्रतिबिंब। क्या बना है? वास्तविक प्रतिबिंब। परंतु जो वस्तु रखी गई है वो आभासी वस्तु है, तो क्योंकि वो दर्पण के पीछे जाके वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब आगे बन रहा है। यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष पर रखी है और वो टकराने के पश्चात, तो ये वास्तविक प्रतिबिंब है और ये उसका आभासी प्रतिबिंब होगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल ये है अवतल दर्पण, जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है वो होता है अवतल दर्पण, जिसके दबे हुए भाग पर होती है वो होता है उत्तल दर्पण। ठीक है। अब इसमें जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं और वो टकराने के पश्चात एक बिंदु पर आकर इकट्ठी होती है और दर्पण के आगे हो रही है, तो ये है वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। और उत्तल दर्पण पर गिरती हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जाके बनता है, तो वो कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। तो दर्पण में हम कह सकते हैं कि यदि दर्पण से पहले प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के आगे प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और दर्पण के पीछे जाके प्रतिबिंब बन रहा है तो वो आभासी प्रतिबिंब होगा। लेंस, अगर लेंस है, ये प्रकाश की दो किरणें हैं, लेंस से अपवर्तन के कारण वो प्रकाश की किरणें थोड़ी सी अपवर्तित हो जाती हैं और वो प्रतिबिंब बनाती हैं वस्तु से पहले, तो वो है वास्तविक प्रतिबिंब। अर्थात जिधर वस्तु की प्रकाश की किरण गिर रही थी उसके विपरीत प्रतिबिंब बनता है, तो वो कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ है अवतल दर्पण और अवतल लेंस। यहाँ पर प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से निकल रही हैं, निकलने के पश्चात प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? प्रसारित हो रही हैं, फैल रही हैं, जिसके कारण उसका प्रतिबिंब पीछे की तरफ बढ़ाने पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। अर्थात जिधर वस्तु रखी है उधर ही उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब वो आभासी प्रतिबिंब होगा। किसके लिए? अवतल लेंस के लिए। ठीक है। हम कह सकते हैं कि अगर जिधर वस्तु है रखी जा रही है उधर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वो आभासी प्रतिबिंब होगा। दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जो गोले को काटकर बनाए जाते हैं, जिसकी एक सतह पर कलई की जाती है, तो ये एक पूरा गोला है जिसमें से इतना दर्पण का हिस्सा काट लिया गया है, जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी गई है, जिसके कारण ये अवतल दर्पण
बन जाता है। दूसरा, ये दबे हुए भाग पर पॉलिश की गई है, ये उत्तल दर्पण। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दर्पण वे गोले को काटकर बनाए जाते हैं जिसके एक सतह पर क्या होती है, कलई होती है। अवतल दर्पण और गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण के ही पार्ट होते हैं। ये दो प्रकार के दर्पण बनते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ये P ध्रुव है, F फोकस है और C वक्रता केंद्र, और ये जो रेखा ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जा रही है ये मुख्य अक्ष है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। ध्रुव P दर्पण का मुख्य बिंदु, जो हमारे पास P बिंदु है ये वाला, वो दर्पण का मध्य बिंदु होता है। अर्थात ध्रुव किसे कहते हैं, तो दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होती है। तो समतल के लिए इन्फिनिटी होती है, मतलब अनंत होती है। तो ये चीज हमें आपको याद रखना है, बहुत ही जरूरी है, जो न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा इनका ही उपयोग होता है। तो ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और वक्रता अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण के लिए धनात्मक होती है और समतल के लिए अनंत होती है। मुख्य अक्ष, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा, ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो अक्ष होती है उसको बोलते हैं हम मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। फोकस बिंदु किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित वह प्रतिबिंब बिंदु जिसके लिए वस्तु अनंत पर हो उसको हम फोकस बोलते हैं। फोकस दूरी ध्रुव P तथा फोकस के मध्य की दूरी को हम फोकस दूरी बोलते हैं। बिंदु ध्रुव फोकस F की जो मध्य बिंदु है उसको हम क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे फोकस दूरी। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी R/2 और नेगेटिव चिन्ह के साथ होती है। उत्तल दर्पण के लिए R/2 पॉजिटिव चिन्ह के साथ और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो इन्फिनिटी होती है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। चिन्ह परिपाटी क्या है, चिन्ह परिपाटी। आपतित किरण ये प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये हम इसके अकॉर्डिंग हम चिन्ह की परिपाटी करते हैं। अगर वस्तु दर्पण से या लेंस से दाईं ओर है तो पॉजिटिव चिन्ह के साथ, बाईं ओर है तो नेगेटिव चिन्ह के साथ, ऊपर की ओर पॉजिटिव चिन्ह के साथ और नीचे की ओर नेगेटिव चिन्ह के साथ ली जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह परिपाटी। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में दो तरीके की इमेज बनती है, एक वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और एक आभासी प्रतिबिंब बनता है, जबकि उत्तल दर्पण में सारे ही आभासी बनते हैं, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो। तो वस्तु की दूरी, हम वस्तु की दूरी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल u से रिप्रेजेंट करते हैं, और वास्तविक प्रतिबिंब जब बनता हो तो वहां हम माइनस चिन्ह के साथ लिया करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी
उसको हम v से प्रदर्शित करते हैं, वो माइनस चिन्ह के साथ। फोकस दूरी वो भी माइनस चिन्ह के साथ। वस्तु की ऊंचाई, जो वस्तु की ऊंचाई है वो प्लस चिन्ह के साथ, और प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस चिन्ह के साथ। वक्रता त्रिज्या वो भी माइनस चिन्ह के साथ, और आवर्धन क्षमता वो भी माइनस। तो इनमें जो सारे में बस वस्तु की जो ऊंचाई है वो पॉजिटिव होगी, बाकी सभी क्या होगी, नेगेटिव होगी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। तो वस्तु की जो ऊंचाई है वो पॉजिटिव है, बाकी शेष सब क्या होंगी, ऋणात्मक चिन्ह के साथ होंगी। आभासी प्रतिबिंब के लिए u वस्तु की दूरी माइनस चिन्ह के साथ, प्रतिबिंब की दूरी पॉजिटिव चिन्ह के साथ, फोकस दूरी माइनस चिन्ह के साथ, वस्तु की प्लस के साथ, प्रतिबिंब प्लस के साथ, और वक्रता त्रिज्या वो भी माइनस चिन्ह के साथ, और आवर्धन प्लस चिन्ह के साथ। यहां हम देख रहे हैं u, f और r नेगेटिव चिन्ह के साथ है, बाकी सभी पॉजिटिव चिन्ह के साथ होते हैं। उत्तल दर्पण के लिए याद रखना है कि जो वस्तु की दूरी है u माइनस चिन्ह के साथ, v प्लस के साथ, f फोकस दूरी प्लस के साथ, वस्तु की ऊंचाई प्लस के साथ, प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस के साथ, और r वक्रता त्रिज्या प्लस के साथ, और आवर्धन वो भी प्लस के साथ। हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए केवल वस्तु की जो दूरी है वो माइनस चिन्ह के साथ, बाकी शेष सब पॉजिटिव चिन्ह के साथ होती हैं। और ऐसे ही वास्तविक चिन्ह में हमने देखा था कि सिर्फ वस्तु की जो ऊंचाई है वो पॉजिटिव चिन्ह के साथ, बाकी सारे नेगेटिव चिन्ह के साथ होते हैं। अवतल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी, उल्टा, सीधा और छोटा, बड़ा या आकार में समान हो सकता है। तो यहां पर हम बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक या आभासी, वास्तविक भी हो सकता है, आभासी भी हो सकता है, उल्टा भी प्रतिबिंब बन सकता है, छोटा भी, बड़ा भी, या समान आकार का भी हो सकता है। कुछ कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। जो अवतल दर्पण है उसमें 6 कंडीशन के जिनमें वस्तु की तरह काम करता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, अर्थात u=इंफिनिटी होता है, उस समय वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो f पर बनता है। किस पर बनता है? f पर बनता है। कैसा बनता है? दर्पण के आगे बन रहा है तो वास्तविक है, और कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, और इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो -1 से भी लेस -1 है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य स्थित हो, अर्थात इस C और इन्फिनिटी के बीच कहीं पर रखी हो, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य होता है। फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य होता है। दर्पण के आगे बना है तो वास्तविक, वस्तु सीधी है, नीचे की तरफ बन रहा है तो उल्टा, आकार में वस्तु से छोटा होता है, और इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है m=1 होती है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो, जब वस्तु इस दर्पण के वक्रता केंद्र C है और C पर ही वस्तु हो, तो उसका प्रतिबिंब भी उसी के ऊपर बनता है, अर्थात C पर बनता है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, आकार में समान होता है, और इसकी जो आवर्धन क्षमता है वो -1 होती है।
तो इसकी जो यहाँ आवर्धन क्षमता बनी है वो कितनी है, -1 बनती है। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य स्थित हो, ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस बिंदु है और ये ध्रुव, जब वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखी है, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के मध्य, मतलब अनंत के मध्य बनता है, अर्थात 2f तथा f के मध्य, और वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, आकार में बड़ा बनता है, m greater -1। पांचवी स्थिति, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो अर्थात U = F हो, तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो अनंत पर बनेगा। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। कैसा बनेगा भाई, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, आकार में वस्तु से बड़ा होगा, m greater -1 बनेगा। नेक्स्ट, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित है अर्थात U लेस F है, तो उसका प्रतिबिंब, ये ध्रुव P और फोकस इसके बीच में वस्तु रखती है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे जाके बनता है, जिसे बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। क्या बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब। तो दर्पण के पीछे आभासी, सीधा, आकार में बड़ा और m greater +1 इसकी आवर्धन क्षमता होती है। उत्तल लेंस मतलब उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नों में इसको बार बार रिपीट किया जाता है। उत्तल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और आकार में बहुत छोटा होता है। सीधा और आकार में बहुत छोटा होता है। जब वस्तु अनंत पर स्थित हो अर्थात U = ∞ हो, तो प्रतिबिंब F पर आभासी, सीधा, आकार में बहुत छोटा और आवर्धन m +1। नंबर 2, जब वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी स्थित हो, तो प्रतिबिंब P तथा F के मध्य आभासी, सीधा, आकार में छोटा, m +1 आवर्धन। दर्पण सूत्र और आवर्धन। दर्पण सूत्र 1/f = 1/v +1/u। आवर्धन क्षमता m = I/O। I प्रतिबिंब की लंबाई, O वस्तु की लंबाई, बराबर -v/u बराबर f/f - u। जब f फोकस दूरी दे रखी हो और वस्तु की दूरी दे रखी हो, तो हम इसमें आवर्धन क्षमता निकालेंगे, और जब फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है, तो तब हम इसको लगाएंगे, तो हम इसकी आवर्धन क्षमता का मान निकाल सकेंगे। इन सभी चिन्हों को और सूत्रों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ने पर प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे एक छोटे पॉइंट में रिप्रेजेंट की गई है, जो बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है।